और उसके बाद खबरें विस्तार से। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव खत्म होते ही मुंबई लौटे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे चरण के चुनाव कल खत्म होते मुंबई लौटे बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल। मेरठ के फार्म हाउस में पसरा सन्नाटा। विपक्ष का कटाक्ष, परदेसी बाबू लौट गए परदेस। मुंबई लौटने का कारण बताया है जरूरी काम। अरुण गोविल वापस लौटे मुंबई। तो आपको बता दें, मुंबई के रहने वाले हैं अरुण गोविल। मेरठ में विपक्ष ने बनाया था बाहरी का मुद्दा। कल दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही ठीक एक दिन के बाद मेरठ से खबरें निकलकर सामने आ रही है। मेरठ के फार्म हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक चुनाव के बाद जिस तरह से अरुण गोविल मुंबई लौटे हैं, ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर से कटाक्ष और निशाना साधने का एक मुद्दा मिल चुका है। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी, रील पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल चुनाव के ठीक एक दिन के बाद मेरठ नहीं बल्कि मुंबई में बैठे नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कटाक्ष, परदेशी बाबू लौट गए परदेस। तो अरुण गोविल वापस लौटे मुंबई और विपक्ष के लिए एक बार फिर से परदेसी और हेलीकॉप्टर कैंडिडेट का मुद्दा। तो मेरठ में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट के मुद्दे पर अब चर्चा शुरू होने वाली है। जिस तरह से ठीक चुनाव के एक दिन के बाद अरुण गोविल मेरठ में नहीं बल्कि मुंबई में अब नजर आने वाले हैं। ठीक एक दिन के बाद वापस लौट गए अरुण गोविल। इसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ के फार्म हाउस में जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को जब से कैंडिडेट बनाया था, तब से ही मेरठ की गलियों में विपक्षियों के लिए ये मुद्दा था। साफ तौर पर अरुण गोविल की चारों ओर से इसको लेकर भर्त्सना हो रही थी। कई बार इस पर कटाक्ष भी किए जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को उतारा है मेरठ के मैदान में, जिस पर अरुण गोविल ने खुद ये कहते हुए इन तमाम बातों को खारिज किया था। उनका कहना था कि वो मेरठ में पले बड़े हैं, यहीं के हैं। लेकिन ठीक चुनाव के एक दिन के बाद ये बयान और ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। लोकसभा के चुनाव, बड़े चुनाव, लोकतंत्र के उत्सव में, देश के बड़े चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को कैंडिडेट बनाकर तो उतार दिया, लेकिन ठीक चुनाव के बाद अरुण गोविल मुंबई। और इसी खबर पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता योगेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस पर आपका बहुत स्वागत है। और मेरठ से जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अरुण गोविल इस समय मेरठ में नहीं बल्कि मुंबई में है। मुंबई में चले गए परिवार सहित। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने बोरिया बिस्तर बांध लिया था। बोरिया बिस्तर बांध कर वो सुबह सुबह यहाँ से निकल गए। उनके फोटो वायरल हो रहे हैं मुंबई जाने के। जी, आप तो पहले से ही इसका विरोध कर रहे थे, तो क्या लग रहा है आपको? विरोध नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी, जो बाहर के प्रत्याशी हैं और लोगों से मिलते नहीं, हाथ नहीं मिलाते हैं। वाल्मीकि समाज के यहाँ गए, उनके यहाँ खाना नहीं खाया, उन्होंने खाने का ढोंग रखा, तो उनका विरोध हो गया था कि डोंट टच मी बोलते थे। तो अगर उंगली भी लगा दी किसी ने तो डोंट टच मी। जब चुनाव लड़ने आए हैं तो जनता तो मिलेगी, गले मिलेगी, हाथ मिलाएगी, सारी चीजें। तो क्या आप इस तरह की घटना के बाद आप इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि बाहरी कैंडिडेट और हेलीकॉप्टर प्रत्याशी नहीं उतारे जाने चाहिए? देखिए, बाहरी प्रत्याशी का जब यहाँ मेरठ तो नेताओं की मंडी है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे नेता थे। चुनाव में भी जब भी रोचक मुकाबला होता है हमारा, जब कोई लोकल का प्रत्याशी होता है। कोई लोकल का प्रत्याशी नहीं था, इसलिए चुनाव ही नहीं था। अच्छा, नहीं तो योगेश जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर तो आगे बात होगी। यहाँ पर अरुण गोविल वापस मुंबई लौटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात को पुख्ता तौर पर मानते हैं कि किसी भी पार्टी को हेलीकॉप्टर कैंडिडेट से बचना चाहिए इस तरह के केसेस में? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, वो ग्राउंड लेवल का सर्वे कराना चाहिए। अगर कोई बाहर का प्रत्याशी होता है तो वो जनता से वहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जो कोई जनता से बिल्कुल जुड़ा हुआ ना हो, जनता जिसको जानती नहीं हो, उसको लाके अगर उतार दिया जाए तो वो गलत है।
ये इससे ये होता है, उसको थोपा जाता है, पार्टी की तरफ से किसी को थोप दिया जाए तो पार्टी का लोकल नेता उसको चुनाव नहीं लड़ाता है। अच्छा, इस पर अरुण गोविल की तरफ से बयान ये सामने आया है कि उन्हें जरूरी काम था, एक्टर हैं, उन्हें जरूरी काम था, इस पर क्या कहना है आपका? जरूरी काम क्या होगा, कोई क्या नाम है पिक्चर बनानी होगी, कुछ का नाम है इस तरीके का काम होगा। ये थोड़ी कि चुनाव खत्म हुआ तुरंत चले गए बोरिया बिस्तर बांध के। अब वो शायद मेरठ, ठीक है, समाजवादी पार्टी के समीकरण की अगर बात करें मेरठ में, तो अरुण गोविल तो वापस लौट चुके हैं, हालांकि नतीजे 4 जून को ही आएंगे, लेकिन समीकरण मेरठ में किस तरह के हैं? आपकी प्रत्याशी को लेकर क्या आपकी आशाएं हैं और क्या दावा आप कर रहे हैं? देखिए, सुनीता वर्मा मेरठ में मेयर रही हैं और मेरी पत्नी है, वाइफ है जी, और मेरठ में मेयर रही है, काम किया है, 400 विकास किया है। और समीकरण के हिसाब से ये है कि दलित मुसलमानों के साथ साथ हमें 36 राज्य हर जाति की वोट मिली है, सब लोगों ने मतदान किया है और बढ़ चढ़ के भाग लिया है। एक मतदान करने वालों में जोश था, क्योंकि जोश जहाँ होता है तो वहाँ अब होता है चुनाव। तो क्या दावा करना चाहेंगे आप फिर यहाँ पर? दावा ये करेंगे कि जब हमें सभी जातियों का वोट मिला है, 36 जातियों का, तो हम लाखों वोटों से जीतेंगे। तो आपके खाते में पहुंच रही है ये सीट, मेरठ की सीट, और अगर हाँ तो कितने मतों से आप जीतेंगे? हमने बोला है कि जब सब जातियों की वोट मिली है, सब जातियों की, तो हम लाखों वोटों से जीतेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर तो टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बसपा ने जिस तरह से अलग अलग जगहों पर प्रत्याशी उतारे हैं और मेरठ में भी बसपा का प्रत्याशी उतरने के बाद कई जगह तो ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और देवव्रत त्यागी की भी बात की जाए तो मजबूत कैंडिडेट हैं। क्या आप मानते हैं कि लड़ाई में है? ऐसा है, उनका वो क्या करते थे, वो उनका मजबूती का मामला नहीं था, वो उतरे, त्यागी समाज की जो वोट उन्होंने काटी होंगी तो भाजपा से काटी, वो हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। दलित समाज की थोड़ी बहुत वोट, थोड़ी बहुत नाम मात्र हो गई होंगी, क्योंकि 2 अप्रैल के आंदोलन में हम जेल गए थे, हम पे रासुका लगी थी, हम पे फर्जी मुकदमे लगे थे, इसलिए दलित समाज हमसे मोहब्बत करता है। एक तरफा वोट वहाँ दलित समाज का हमें मिला है। चलिए योगेश वर्मा जी, ठीक है, लेकिन मेरठ की अगर बात की जाए तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, राजेंद्र अग्रवाल जी को बार बार वहां पर जीत मिली है। इस बार हालांकि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कहकर आपके पास मुद्दा बेहतर था, आप दावा यहां पर जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि आसान है आपके लिए राह? हाँ, आसान है रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबका वोट मिला है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी बिल्कुल, योगेश जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर योगेश वर्मा जी, समाजवादी पार्टी से नेता, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनकी पत्नी मेरठ से चुनावी मैदान में है और जिस तरह से लगातार यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, वो परदेश लौट चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को सभी वर्गों के वोट मिले हैं। अब देखना यह है कि 4 जून को जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो मेरठ की सीट पर किस तरह के समीकरण सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अरुण गोविल के चुनाव के ठीक एक दिन के बाद मुंबई लौटने को लेकर एक तरफ तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी ये मुद्दा अब अहम होने वाला है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि चुनाव समाप्त होने के बाद प्रत्याशी तमाम लोगों के साथ बातचीत करता है, कार्यकर्ता मुलाकात करते हैं। और हमारे साथ इसी बीच बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत जी। जिस तरह से अरुण गोविल जी ठीक चुनाव के एक दिन के बाद मेरठ में नहीं बल्कि मुंबई पहुंच चुके हैं, और अब तो ये कहा जा रहा है कि परदेसी बाबू आए थे, चुनाव हुआ और परदेश लौट गए। देखिए प्रियंका जी, ये बिल्कुल गलत है। एक तो नंबर 1 बात, अभी मैं सुन रहा था योगेश जी को, एक तो उनका ये कहना कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, पैराशूट प्रत्याशी है, इनसे ये पूछ लीजिए जिस गठबंधन से ये चुनाव लड़ रहे हैं उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, इटली से आई थी। नहीं तो लेकिन विनीत जी आप मुझे ये बताइए, मैं जवाब लीजिए प्रियंका जी, बीच में मत बोलिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए आप। नहीं मैं सुन लूंगी, छोटा सा सवाल मेरा बीच में भी सुन लीजिए आप, उसके बाद अपनी बात पूरी कर लीजिएगा आप। जी बताइए। जिस तरह पैराशूट कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, अगर हम मान भी लें कि आप पैराशूट कैंडिडेट को बात को सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन ठीक चुनाव के एक दिन के बाद, पहले सुनिए मेरी बहन, पहले इनसे पूछिए जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इटली की थी, हमने कोई पैराशूट नहीं कहा।
वो इटली से आकर भारत में आकर चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा प्रत्याशी मेरठ में जन्म लिया और मेरठ में पढ़ा लिखा, तो बम्बई में जाकर जब व्यापार करता, कलाकार बनता है, तो वो मेरठ भारत के मन को बढ़ाता है। और ऊपर से ये कहना हमारा प्रत्याशी कहीं नहीं गया, हमारा प्रत्याशी नहीं है और वो यहीं रहेगा। और जब चुनाव जीतकर ये देखिएगा, जब 4 जून को नतीजे आएंगे, 2.5 लाख से ऊपर की जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मेरठ से एक कमल जी दिल्ली जाएगा और 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का राजनीतिक सुपरा साफ हो रहा है। अच्छा, खिसियानी बिल्ली खमन होने वाली बात है, ये कुछ नहीं अच्छा, है। विनीत जी, अच्छा ठीक है, मेरठ में पैदा हुए, आपने टिकट दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे आएंगे, लेकिन सनी देओल भी तो आपको याद होंगे, एक दिन भी संसद में उनकी हाजिरी नहीं हुई। कैंडिडेट तो आपको मिल गया, चुनाव भी जीत गए, लेकिन उसके बाद आप बताइए, संसद में एक दिन भी हाजिरी नहीं। किसकी? सनी देओल। सनी देओल से पूछिए भाई। अरे भारतीय जनता पार्टी की सांसद नहीं है क्या विनीत अग्रवाल जी? हेमा मालिनी सीनियर कलाकार है, 2 बार रही संसद में, आवाज देती है। अरे ये बताइए, आपकी पार्टी के सांसद का सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? आप जिस तरह से वकालत कर रहे हैं कि एक्टर हैं, वो देश का नाम रोशन करते हैं, बिल्कुल एक्टर हैं, ठीक है, आप कैंडिडेट बनाते हैं, आप बना भी दीजिए कैंडिडेट, लेकिन फिर इस बात को तय करना चाहिए ना कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी तमाम दूसरे काम है या मेरठ की जनता है? हमारी पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका कोई कैंडिडेट कहीं है ही नहीं, सब जगह 543 सीटों पर प्रत्याशी और आपका चेहरा नरेंद्र मोदी है, कैंडिडेट से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे लिए हर तो मानिए ना कि अरुण गोविल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आपके प्रत्याशी सिर्फ नरेंद्र मोदी और कमल का फूल है, फिर अरुण गोविल आए जाए, उससे ना आपको ना आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको समझा दूं बहन मेरी प्रियंका जी, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए जरूरी है देश तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और ये कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, ममता दीदी, केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार में डूबे लोग, भाई भतीजा परिवार में डूबे लोग, जिन्होंने भारत को 25 साल पीछे किया, जिन्होंने भारत। अरे ठीक है, वो भाषण मुझे आप बाद में सुनाइएगा विनीत जी। सनी देओल का नहीं, आप पहले मेरी सुन लीजिए। सनी देओल का मैंने जिक्र किया, आपने उससे सरी से निकाल दिया। अरुण गोविल को आप कैंडिडेट बनाकर ले आए, ठीक है, जीत भी जाएंगे वो अलग बात है, वो 4 जून को नतीजे पता चलेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बुलंदशहर में और अलीगढ़ में बहिष्कार हुआ है सड़कों की वजह से, उत्तराखंड में भी यही तस्वीर देखने को मिली है, एक भी दिन संसद में सनी देओल हाजिर नहीं हुए, और उसके बाद यही नतीजा अगर मेरठ की जनता के साथ होता है, आपके प्रत्याशी मुंबई में बैठे रहते हैं जीतने या हारने दोनों के बाद में, तो मेरठ की जनता का ख्याल कौन रखेगा? देखिए, मैं टिकट का उम्मीदवार था, नाम विनीत शारदा है। मैंने उनसे वादा किया जनता से कि राम आएंगे, राम जब तक लक्ष्मण बीच में रहेगा, जनता को खाली हाथ नहीं छोड़ सकते, जनता देवतुल्य होती है। पहली बार तो हमारा तो आप तो फिर से रामायण बनाने की तैयारी में है, राम को आप मुंबई भेज देंगे वनवास पर, और यहाँ कोई चरण पादुकाएं रख के कोई और शासन करेगा क्या? ये आपके ख्याली पुलाव है। हमारा प्रत्याशी जीतने के बाद मेरठ हापुड़ लोकसभा में रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल संकल्पित है। ठीक है, 4 जून के नतीजे आने के बाद विनीत जी आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी। फिलहाल इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, धन्यवाद। तो चुनाव खत्म होते ही जिस तरह से रील पर प्रभु श्री राम का कैरेक्टर निभाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कैरेक्टर निभाने वाले अरुण गोविल मुंबई लौट जाते हैं, ऐसे में अब देखना ही होगा कि सबको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने का बात कहते कहते खुद कितना आदर्शों का पालन कर रहे हैं अरुण गोविल। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अमेठी और रायबरेली पर आज होगा फैसला, आज शाम तक आ सकती है बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। सूत्रों के हवाले से जानकारी, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी ताल ठोकती नजर आएंगी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस में अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर हलचल काफी लंबे समय से थी,
लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी है कि किसी भी वक्त आधिकारिक तौर पर अब इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी की सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और इसके अलावा रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से होंगी। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राहुल लड़ेंगे अमेठी से चुनाव, प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से चुनाव। तो इस बात का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन रायबरेली क्षेत्र की भी बात करें तो जिस तरह से रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार और तैयारी की शुरुआत कर दी है। प्रियंका गांधी के पोस्टर जगह जगह अब वहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेठी को लेकर राहुल गांधी को लेकर 1 मई को नामांकन की खबरें निकलकर सामने आई है, लेकिन अमेठी रायबरेली पर फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। जानकारी है कि आज शाम तक इस पर फैसला सामने आ सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शाम तक आ सकती है। तो प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से चुनाव, अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। पिछली बार स्मृति ईरानी के हाथों करारी हार के बाद इस बार राहुल गांधी एक बार फिर से 1 मई को नामांकन कर सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। हाथरस में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का प्रतीक चिन्ह देखकर और फूलमाला पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया। तभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने रंगनाथ रिपोर्ट से साजिश रची और कहा कि इसके बाद सचर कमेटी गठित कर बैकडोर डकैती डालने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 वोट देश की तस्वीर और तकदीर बना सकता है। तो भाइयों, इस धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। ब्रजभूमि का तो प्रवेश द्वार है ही, दाऊजी महाराज की अनुकंपा है ही, काका हाथरसी जैसे कवियों को देने वाले, साहित्यकारों को देने वाली धरती भी अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली धरती है। तो स्वाभाविक रूप से एक श्रद्धा का भाव इस धरा के प्रति हम सबके मन में उमड़ता है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस क्षेत्र के वर्तमान में जो सांसद है श्री राजवीर सिंह दिलेर, जो आज हम सब के बीच में नहीं रहे, अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 2 वर्ष पहले उनका बाईपास सर्जरी भी हुई थी। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। इस समय में एक व्यापारी और बेटी सुरक्षित थी और बड़े बड़े माफिया सत्ता का सरपरस्त बन करके सत्ता का संचालन करते थे। आज आपने देखा होगा, आज आप देख रहे होंगे, प्रदेश में नौकरी निकलती है पूरी पारदर्शी तरीके से। 6.5 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश में नौकरी दी, बिना किसी भेदभाव के दी। हाथरस के भी बहुत सारे नौजवान नौकरी पाए, कासगंज के नौजवान भी पाए, फिरोजाबाद के नौजवान भी पाए। आज आप देख रहे होंगे, योजनाओं को जितनी भी योजनाएं दी गई, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा, क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? अरे गरीब है, जरूरतमंद है, राशन मिलना चाहिए, भारत का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा है, क्या किसी का चेहरा देखा जा रहा है क्या? 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए, क्या किसी की जाति, मत और मजहब पूछ करके दिया जा रहा है क्या? 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए, किसी की जाति, मत और मजहब पूछ करके नहीं, गरीबी को देख करके दलित है, वंचित है, अति पिछड़ा है, उसको ये लाभ दिया गया है, चाहे वह किसी जाति, मत और मजहब का क्यों ना हो। बहनों भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इसमें विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश से लोग कर रहे हैं। यानी कितने खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।